ही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के मुताबिक म्यूजिक डायरेक्टर, अब जिनको गैंगस्टर माना जाता है, राव इंद्रजीत यादव को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई पुलिस ने राव इंद्रजीत यादव, जो पहले म्यूजिशियन था अब गैंगस्टर है, उसको दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के लिए ईडी की टीम भी वहां पर गई थी, लेकिन ईडी की टीम राव इंद्रजीत सिंह यादव को गिरफ्तार कर पाती उससे पहले ही दुबई की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा माजरा, इसको भी हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से मौजूद हैं। धर्मवीर, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, जो राव इंद्रजीत यादव हैं, जो कि पहले जेम्स ट्यून्स जो म्यूजिक कंपनी के मालिक हुआ करते थे, अभी भी मालिक हैं, लेकिन साथ ही हरियाणा में अलग अलग जगह कई सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। चाहे वो वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामला जो हुआ था, उस वक्त भी एक चीज़ सामने निकल कर आई थी कि उन्होंने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी एक मामले में अपना नाम हटवाने के लिए, जो कि एक मर्डर केस था। डिग्गल के एक फाइनेंसर की हत्या हुई थी, उस मामले में इंद्रजीत यादव का नाम सामने आया था। इसके अलावा गुरुग्राम में जो बॉलीवुड सिंगर है राहुल फाजिलपुरिया, उनके ऊपर फायरिंग मामले में भी उनका नाम आया था। भाऊ गैंग के साथ उनके संबंधों का जिक्र कई बार गुरुग्राम पुलिस कर चुकी है। कई सारे मामले हरियाणा में अलग अलग जगहों पर दर्ज हैं, लेकिन इंद्रजीत यादव अभी तक एसटीएफ या फिर गुरुग्राम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। ईडी ने भी कई बार उनके ठिकानों पर रेड की थी और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि इंद्रजीत यादव को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उस वक्त इंद्रजीत यादव ने खुद न्यूज 18 पर आकर के ये बताया था कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन अब जो हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही है कि 24 तारीख को ईडी की टीम जो है दुबई पहुंची थी, इंद्रजीत यादव को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन ठीक उससे पहले ही एक नाटकीय ढंग से हम कह सकते हैं कि इंद्रजीत यादव को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और ये पूरा मामला दुबई में ही एक पैसे को लेन देन को लेकर के एक मामला था। चेक दिया गया था राव इंद्रजीत यादव की तरफ से किसी को, वो चेक बाउंस हुआ था, उस मामले में दुबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, यानी कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर। धर्मवीर, आप बहुत लंबे समय से एक जाने माने क्राइम रिपोर्टर के तौर पर दिल्ली को, गुरुग्राम को कवर करते रहे हो, तो ये जो चीज़ दिख रही है या दिखाई जा रही है, इसमें अंदर का खेल आपको क्या लगता है कि एक चेक बाउंस के मामले पर गिरफ्तारी हो गई, अब जो ईडी है वो उनसे मांगेगी, वो देंगे नहीं देंगे, तो इसमें कुछ खेल हो सकता है इस गिरफ्तारी में? बिल्कुल, देखिए, अगर हम अपने सूत्रों की के पर विश्वास करें तो सीधा मामला यही है। कहीं ना कहीं ईडी से गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पूरा गेम कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। राव इंद्रजीत यादव नहीं चाहते कि उन्हें भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो गिरफ्तार करें, उन्हें इंडिया लेकर के आए, वापस लेकर के आए, क्योंकि इससे पहले वो उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वो कोर्ट के रास्ते से इंडिया आना चाहते हैं। अगर वो सीधे तौर पर आएंगे तो एसटीएफ की टीम से उन्होंने अपने आप की जान को खतरा बताया था। कई पुलिस वालों के नाम उन्होंने लिए थे और कई बार ये जिक्र वो करते रहे हैं कि पुलिस के निशाने के ऊपर है और पुलिस उन्हें गलत तरीके से फंसा रही है। तो अब जो पूरी गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रही है कि ठीक समय के ऊपर ईडी का वहां पहुंचना, ईडी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचती है, लेकिन ठीक उससे पहले दुबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और वो दुबई पुलिस की गिरफ्त में चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं। और जो ईडी की टीम है जो भारत से उन्हें गिरफ्तार करने गई है वो देखती रह जाती है। अब जो ईडी की टीम है, जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि ईडी की टीम अभी भी दुबई में मौजूद है, लेकिन इंद्रजीत यादव की कस्टडी उन्हें नहीं मिली है किसी भी तरह से। और कहा यही जा रहा है कि इंद्रजीत यादव अपने आप को बचाने के लिए हर एक पैतरा कहने के आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारतीय जांच एजेंसियों के हत्थे वो सीधे तौर पर ना आए बल्कि अदालत के जरिए आए। वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो कोर्ट के जरिए भारत आना चाहते हैं, जांच एजेंसियों का सामना करना चाहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर एसटीएफ उन्हें लेकर आती है या फिर हम यूँ कहें कि ईडी की टीम उन्हें लेकर आती है तो उनका कहना है कि उन्हें खतरा है और उन्हें काफ़ी सारा नुकसान इस बात को लेकर के हो सकता है। कई बार वो पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाते रहे हैं कि पुलिस जो है खुद फाइनेंसरों से मिली हुई है और इसके चलते उन्हें टारगेट कर रही है। बहुत बड़ा जो मामला हरियाणा का हुआ था उसमें भी इनका नाम आ रहा था, तो जाहिर है कि एक पहुंचा हुआ म्यूजिशियन ही नहीं बल्कि पहुंचा हुआ गैंगस्टर भी है, खिलाड़ी भी है, तो सभी साम दाम दंड भेद लगाए जा रहे होंगे। आप की जो तीखी नज़र है वो इन पर बनी रहे और लगातार न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के दर्शकों को आप अपडेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के
इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में बात हिमाचल की करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों ही सर पर हैं। अब उम्मीदवारों का ऐलान होना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने धर्मशाला में नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई घोषणाओं की छड़ी सी लगा दी है। क्या कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, क्या वायदे किए, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी टिकटों का ऐलान कर सकती है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि नगर निगम के जो चुनाव है वो सारे जो हमारे प्रत्याशी है वो आज 27 तारीख तक अप्लाई करेंगे और हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो इस बारे में विस्तृत चर्चा करके आगे उनकी घोषणा करेंगे। सर, युवा चेहरों को क्या तवज्जो दी जाएगी या पुराने चेहरों पे ही? युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। निश्चित रूप से युवा चेहरों को तवज्जो देना दायित्व भी बनता है और जो पार्टी के इतने सालों से कार्यकर्ता उनको तवज्जो दी जाएगी। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको अहमियत दी जाएगी और युवा चेहरे विशेष तौर पर इस लिस्ट में मुख्यमंत्री जी के चहेतों में रहेंगे। अब बात हिमाचल प्रदेश की ही हम कर रहे हैं अगली खबर में भी, और ये पंचायत चुनाव से है। पंचायत चुनाव का ऐलान कल हो गया था। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए जो अधिसूचना है वो भी जारी हो गई है। पंचायत चुनाव के लिए 7, 8 और 11 मई को नामांकन होगा। इसके बाद 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14-15 मई को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। इस बार पंचायत चुनाव 3 चरणों में होने हैं, 26, 28 और 30 मई। 3754 पंचायतों के लिए मतदान होना है और इसके नतीजों के लिए लगभग जो 50 लाख मतदाता हैं वो किसके पक्ष में मतदान करेंगे वो बताएगा कि आने वाले चुनाव में विजयी कौन होगा। आइए, रणबीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूज़ 18 हिमाचल के ब्यूरो चीफ। क्या इस वक्त हालात हैं और चुनावी पारा कितना चढ़ा हुआ लग रहा है? चुनावी पारा उसी समय जो है वो बढ़ गया था जब शहरी निकाय के चुनावों का ऐलान हो गया था और अब पंचायत चुनावों का जैसे ही ऐलान हुआ तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी सियासी सरगर्मियां किस तरह से बढ़ गई हैं। यहाँ पर बड़ी बात इन चुनावों को लेकर करें, पंचायत चुनावों को लेकर, तो आप जानते हैं कि 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनसे पहले हिमाचल में कोई चुनाव नहीं है। तो ऐसे में इसे जो मुख्य विपक्षी दल है भाजपा, वो इसे जो है सत्ता के सेमीफाइनल की तरह इसे मान रही है और तैयारी भाजपा ने पूरी इस चुनाव को जीतने के लिए की है और जगह जगह प्रभारी भी लगा दिए हैं और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर तो प्रत्याशी भी घोषित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अभी जो है ऐसी हलचल देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ कांगड़ा में कांग्रेस का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है जिला अध्यक्षों का, अब तक कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐसे पत्ते खोले नहीं गए हैं। हालांकि पंचायत चुनावों में, पंचायत स्तर के चुनावों में तो उतना ज्यादा कह सकते हैं कि सत्ता के जो फैसले होते हैं उनका ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में जो है जरूर इसका फर्क पड़ेगा और 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव होने हैं। तो यहाँ पर भाजपा ने जो हथियार बनाया है वो कांग्रेस सरकार के समय जो फैसले लिए गए हैं इसमें सबसे अहम जो मुद्दा भाजपा ने बनाया है वो महंगाई। जी, जो भाजपा है ये चुनाव की जो रणनीति है इसको बनाने में एक्सपर्ट है, लगातार जो इलेक्शन मोड पे रहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जैसा आपने बताया कि ये स्थानीय निकाय के चुनाव हों या पंचायत के चुनाव हों तो इसमें जो हमेशा भारी हाथ रहता है वो स्थानीय सरकार का रहता है, तो यहाँ पर कांग्रेस की है। तो आपको क्या लगता है कि ये सीधा सीधा एक तरफा मुकाबला हो जाएगा या मुकाबला कड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी जो तीसरा पक्ष यहाँ पर आता है वो कम्युनिस्ट पार्टी का आता है, या चौथा और कौन सा पक्ष हो सकता है उस पर थोड़ा सा बताइए हमें।
जी हाँ, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि 3.5 साल का वक्त यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को हो गया है। अब 1.5 साल का वक्त बचता है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि एक एज आप ये कह सकते हैं कि सरकार का रह सकता है, लेकिन जिस तरह से हिमाचल ये रिवायत है 1985 से कि सत्ता किस तरह से बदलती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जो पंचायत स्तर के जो चुनाव है उसमें तो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें ज्यादा आप नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हैं, उनमें बराबर आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं उनका असर देखने को मिलेगा। अब जैसे 1.5 साल का वक्त बचा है, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रदेश की जनता है वो भी अपना एक मैंडेट आप ये कह सकते हैं कि वो देगी इन चुनावों के जरिए कि किस तरह का कार्यकाल रहा है। लेकिन भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो भाजपा ने सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई और कानून व्यवस्था बनाया है, क्योंकि इसी सरकार के ये जो मुद्दा है, जाहिर है जब विपक्ष में कोई भी पार्टी रहती है तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, और ये जो मुद्दा है विपक्ष के लिए हमेशा बड़ा रहता है। पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, तो खास तौर पे हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहता है। लगातार आप पूरे राज्य में नज़र बना के रखे हुए हैं और हमें अपडेट करते रहेगा न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन में हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर जानी पहचानी सी है, जरा ध्यान से देखिए। ये है संत रामपाल। संत रामपाल कई आरोपों में जेल में बंद हैं। संत रामपाल आजकल जमानत पर बाहर आए हुए हैं, और जैसे ही बाहर आए हैं वैसे ही इनके भक्तों की और कुछ नेताओं की जो संगत है वो इनके दर्शन करने के लिए आ रही है। इन्हीं दर्शन अभिलाषी नेताओं में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर पनिहार। वो उनके दर्शन ही नहीं कर रहे हैं बल्कि दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सोनीपत के घनाना की हैं। यहाँ पर सतलोक आश्रम है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणदीप पनिहार पहुँचे और संत रामपाल के आगे दंडवत हुए। ये वीडियो उन्होंने जारी किया है और वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये विधायक रणधीर पनिहार संत रामपाल के आगे दंडवत हैं। विधायक दंडवत होने का कारण बता रहे हैं कि वो इनके भगत तो हैं ही हैं, साथ ही जो संत रामपाल हैं वो बाढ़ पीड़ितों की हमेशा से मदद करते रहे हैं। तो ये विजुअल्स के माध्यम से हम जो राजनीति का जो खेल है, राजनीति की जो एक तस्वीर है, वो लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं और फैसला भी हमेशा की तरह दर्शकों पर छोड़ते हैं कि ये तस्वीर देखकर आपके जहन में क्या ख्याल आ रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ अब आपसे हम इजाज़त लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ, क्योंकि यहाँ पर ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।